नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम लोग 65 बीपीएससी का जो जीएस सेकंड पेपर है, जिसमें क्या पूछता है, जिसमें पॉलिटी पूछता है, इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक पूछता है, उसको डिस्कस करेंगे हम। ठीक है ना। तो आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन बोल रहा है ना कि जो हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, वो एक हाथ से सरकार हमको जो हमारा संविधान हमको दिया है, दूसरे हाथ से वापस भी ले लेता है। इसे अगर आप सहमत है तो अब बताएं क्यों सहमत है, उसके कारण लिखें। तो आपको पता होगा कि जो मौलिक अधिकार है कौन कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। ठीक है ना। तो इसमें बताना है कि कैसे मौलिक अधिकार हमसे लिया जा सकता है, जैसे कब कब लिया जा सकता है। सपोज करो जब कोई इमरजेंसी लगा हो तब लिया जा सकता है। प्रेसिडेंट उसको ले सकता है मौलिक अधिकार। सेकेंड क्या है कि मौलिक अधिकार पर जो आर्टिकल 19 क्लोज 2 है, वो क्या है ना कि वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। मौलिक जो आर्टिकल 19 का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उस पर क्या है, रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। सेकेंड एक एग्जांपल होगा कि पहले राइट टू प्रॉपर्टी हमारा क्या था, मौलिक अधिकार था, लेकिन उसको अब ले लिया गया है। तो इस पर बताना है कि अगर आप सहमत है तो इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इसको ईजी के संदर्भ में क्वेश्चन को रखेंगे नहीं, इसको हम एवरेज में रखेंगे, ये ईजी नहीं है। ठीक है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंडियन पार्लियामेंट इज अ नॉन सोवरेन लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है ना। मतलब क्या है ना कि भारतीय संसद एक गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्माती संस्था है। अगर इससे आप स्टेटमेंट को इवेल्युएट करें, मतलब क्या बोल रहा है ना कि पार्लियामेंट जो है ना नॉन सोवरेन है। देखो इंडिया तो सोवरेन है, पार्लियामेंट नॉन सोवरेन है। नॉन सोवरेन मतलब क्या है कि उससे भी ऊपर है, मतलब जो पार्लियामेंट के जो वर्क को फिल्टर कर सकता है। तो आप जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट जानते होंगे, जिसमें अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है, ठीक है ना, तो अगर लॉ सही नहीं है तो उसको क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड कर सकता है। जैसे सपोज करो अभी एक न्यूज में क्या चल रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे ऐप्स को बंद कर रही है। ठीक है ना। 69A जो वो है, वो क्या बोलते हैं उसे, जो आईटी एक्ट है उसका धारा। ठीक है ना। अब देखो अब सेकंड क्या है, वो न्यूज़ में था, केरला गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया था जिसमें अगर आप कुछ भी कमेंट टूमेंट कर सकते हो सोशल मीडिया पर तो आपको जेल होगा, लेकिन वापस कर लिया। तो 66A पहले जो था उसको क्या हुआ, उसको सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड कर दिया। जो आईटी एक्ट था उसका 66A जो था उसको नल एंड वॉइड कर दिया। तो सोवरेन तो है ही नहीं, सोवरेन रहता तो नल एंड वॉइड नहीं करता। तो इसके बारे में बताना है। तो ये भी एवरेज मान के चलो, ईजी तो है नहीं है। ईजी मतलब क्या है कि आपका आंसर रटा हो, आप पूरे जाकर वहाँ पर गूगल आए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज इज नॉट नेशनलिस्टिक बट इट इज इंडिविजुअलिस्टिक। एक्सप्लेन इन द फैक्ट विथ कंटेक्स्ट ऑफ बिहार। मतलब क्या है ना कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है इंडिया का, वो नेशनलिस्टिक व्यू से नहीं अब काम करता है, इंडिविजुअलिस्टिक मतलब सेल्फ फायदे के व्यू से काम करता है। बिहार के कंटेक्स्ट में लिखना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको बताना है कि सबसे पहले जो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज है बिहार के कंटेक्स्ट में कैसे मतलब एराइज हुआ। तो आप देख लो, जेपी मूवमेंट हुआ। जेपी मूवमेंट के बाद जो जनता पार्टी बनी, उसके बाद बहुत सारे जो पार्टी है ना बिहार में, जो रीजनल पार्टी जिसको बोलते हैं, निकले। जैसे समाजवादी पार्टी हो गया, बीएसपी हो गया, उसके बाद रामविलास जी का पार्टी हो गया, लोजपा हो गया जो 2000 के बाद बना है। उसके बाद नीतीश सरकार का पार्टी हुआ, जदयू, आरजेडी हुआ। तो ये सब क्या है ना, ये सब जेबी मूवमेंट से निकले हुए हैं। ठीक है ना। तो ये क्या है ना कि जो रीजनल पार्टी है ना, वो उनका एक अपने जो स्पेसिफिक रीजन और कास्ट को लेकर ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, और वो नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव से कम देखते हैं। तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अगर आप इसे बिहार के कंटेक्स्ट में एक्सप्लेन करना है तो आपको क्या करना होगा कि जो बिहार में जो रीजनल पार्टीज हैं उसके नाम बताना होगा कि कैसे कैसे आया, उनका जो वर्क है वो कैसे रीजनलिज्म को प्रमोट करता है एज कम्पेयर टू नेशनलिस्टिक व्यू को। ठीक है ना। एक क्वेश्चन है। तो एक क्या है कि वो थोड़ा डायनेमिक टाइप का क्वेश्चन पूछा है, तो इसको भी हम ईजी कैटेगरी में नहीं रखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ई गवर्नेंस, डिस्कस द पोजीशन ऑफ ई गवर्नेंस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिहार। देखो अब तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि ई गवर्नेंस क्या है, इसके बारे में तो आप लिख सकते हो, कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बिहार में जो लागू करने की जो स्थिति है उसके बारे में वर्णन कीजिए। तो सेकेंड पार्ट है ना, थोड़ा डायनेमिक हो जाता है, इसके बारे में आपको
अब क्या है, हमें लिखना होगा 4 पेज। तो ई गवर्नेंस के बारे में तो हम बता देंगे, वो 1 पेज में ही आ जाएगा। उसके बाद 3 पेज कहाँ से लिखेंगे, तो एक जो सेकंड है ना ये, अब इसके बारे में बिहार में क्या ई गवर्नेंस का इम्प्लीमेंटेशन है, इसके बारे में रिसर्च बढ़िया से अगर जो किया होगा लिख सकता है। तो ये भी आ गया एवरेज के कैटेगरी में, एवरेज से टफ के कैटेगरी में आ गया है क्वेश्चन, ठीक है ना। अब एक क्या है ना कि 4 क्वेश्चन पूछा है किससे, पॉलिटी से पूछ दिया, ठीक है। अब आते हैं हम इकोनॉमिक्स की तरफ। इकोनॉमिक्स तरफ क्वेश्चन पूछ रहा है, जो 5th क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि इवेल्युएट द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ट्रेंड्स इन इंडियन एग्रीकल्चर सिंस 1991। What practical measures should be adopted to enhance agriculture productivity and production in बिहार। देखो अब क्या है ना कि बोल रहा है कि जो 1991 में रिफॉर्म हुआ था, हाँ 1991 में रिफॉर्म हुआ था, उसके बाद क्या है ना कि उसके बाद एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का जो ट्रेंड क्या हुआ उसके बारे में बताना है, ठीक है ना। और क्या है कि जो मेजर्स क्या लेना चाहिए बिहार के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। सेकेंड वाला जो पार्ट है ना बहुत ही आसान है, ये कहीं भी एग्रीकल्चर अगर जनरली सारे स्टूडेंट एग्रीकल्चर के बारे में करके गए हैं खासकर बिहार का, तो आप बता सकते हैं। ये वाला जो फर्स्ट वाला है ना इवेलुएट द ट्रेंड्स, ये थोड़ा एवरेज से हार्ड टाइप का है, ठीक है ना। तो इसको आप आराम से अगर पढ़ के गए होंगे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम एवरेज से हार्ड क्वेश्चन में रखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया इन पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म इरा, इन दिस कंटेक्स्ट एक्सप्लेन हाउ द स्टेट एंड मार्केट कैन प्ले द सिनर्जिक रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। मतलब बोलना क्या चाह रहा है ना कि 1991 में जो रिफॉर्म हुआ था हमारा 1991 में जो LPG हम लोग लाए थे, उसके बाद जो इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे रहा पोस्ट रिफॉर्म इरा, रिफॉर्म के बाद उसका रिलेवेंस क्या है उसके बारे में बताना है, और बताना है कि कैसे स्टेट और मार्केट एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक रोल प्ले कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो नॉट इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। MSME तो पता ही था कि पूछेगा ही पूछेगा। हाँ, व्हाट इज द न्यू डिफिनीशन ऑफ MSME, ये बहुत ही आसान है। फर्स्ट पार्ट जो है ना बहुत आसान है, नया डिफिनीशन क्या आया है, किस जो गवर्नमेंट चेंज किया है इसके बारे में बताना है, ये बहुत आसान है। क्रिटिकली इवेल्युएट द रोल ऑफ MSME इन बूस्टिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इनहांस द सक्सेस ऑफ आत्मनिर्भर अभियान। देखो अब क्या है ना, ये क्वेश्चन को ना ईजी के कैटेगरी में ले सकते हो क्योंकि ये आसान है, पढ़ के जो गया वो कर लेगा। उसके बाद बताना है कि कैसे हम रोल ऑफ MSME को क्रिटिकली एनालाइज करना है। क्रिटिकली मतलब क्या है ना कि इसमें आपको दोनों चीज़ देना होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव देना होगा, उसके बाद आपको कंक्लूजन करना होगा। तो इसका कंटेंट आप अगर पढ़े होंगे तो आसान तरीके से मिल जाएगा। तो ये एक आसान क्वेश्चन के तौर में हम इसके देखेंगे। आते हैं 8th क्वेश्चन। What are the main constraints in the rapid economic development of Bihar? How can this constraint removed? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके हर जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में नॉलेज होगा कि बिहार के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या दिक्कत है। अब देखो बिहार का जो इकोनॉमिक देखो क्या है ना, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है। क्यों? क्योंकि जब झारखंड का जो डिवीजन हुआ था तो आधा झारखंड, मिनरल्स वगैरह सारे झारखंड में चले गए थे। तो कॉन्स्टेंट क्या क्या है, जैसे सपोज करो एग्रीकल्चर बेस्ड है तो एग्रीकल्चर में क्या क्या दिक्कत है उसको बताएंगे। एग्रीकल्चर बेस्ड है तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हम लगाएंगे तो उसमें क्या क्या दिक्कत है उसके बारे में बताएंगे। इसमें क्या है कि जो छोटे मोटे जो है जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज नहीं है वो बिहार में हम ला सकते हैं। फिशरीज़ का बहुत स्कोप है बिहार में, हम उसको बता सकते हैं। उसके बाद फूड पार्क जो है वो बिहार में बहुत ही कम है, ठीक है ना, उसको हम बता सकते हैं। शुगर केन जो इंडस्ट्री है वो भी बिहार में पोटेंशियल बहुत है, लेकिन अभी तक सिर्फ 9 शुगर मिल ऐसे हैं जो बिहार में ऑपरेट है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे अगर आप सही से कर गए होंगे। तो एक क्या है ना आसान प्रश्न है, इसको आप किए होंगे तो नंबर अच्छे से मिलेगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब आ गया खंड सेक्शन 3। ये क्या है, साइंस एंड टेक का है। साइंस एंड टेक में उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता नहीं है। तो आपको हर जगह से जितने भी साइंस टेक के बारे में पढ़े होंगे हर जगह से पॉइंट ले लेके आपको बना के एक आंसर तैयार करना है। तो 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि इन इंडिया, मेक इन इंडिया इज अ टाइप ऑफ स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च्ड बाय मोदी गवर्नमेंट।
टू प्रमोट दिस मूवमेंट डिस्कस द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेटिंग द एग्जाम्पल विथ डिटेल्स। मतलब क्या है ना कि जो मोदी साहब अभी मेक इन इंडिया का एक जो लाए हैं वो जस्ट लाइक अ स्वदेशी मूवमेंट है, ठीक है ना। मतलब क्या है कि स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था? 1905 में, जिसमें स्वदेशी प्रोडक्ट को यूज करने के लिए बढ़ावा दिया था। उसे मेक इन इंडिया में क्या है कि इंडिया में सभी सामान सब इंडिया में बनना चाहिए। इसको प्रमोट करने के लिए इस मूवमेंट को, मेक इन इंडिया को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे मदद कर सकता है इसके बारे में बताना है। तो इसका 2 पार्ट हो गया, ठीक है ना। मेक इन इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत लिख दो और यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे इसको हेल्प कर सकता है, ठीक है ना। तो इसको ईजी नहीं बोलेंगे, इसको एवरेज बोलेंगे हम, ठीक है। आते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द प्रेजेंट सिनेरियो द की इशू ऑफ द कंट्री इज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, हायर हेल्थ रिस्क, डिग्रेडेड नेचुरल रिसोर्स, डिवेंडलिंग फार्म लैंड्स, डिस्कस एटलीस्ट 4 साइंटिफिक इनिशिएटिव। देखो अब क्या है ना कि ये सब, ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन ठीक ठाक है, इसको आप कर सकते हो। ज़्यादा आसान भी नहीं है, ज़्यादा टफ भी नहीं है। मतलब क्या है ना कि अभी जो हमारे जो कंट्री का जो अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है जिसमें क्या क्या दिक्कत आ रही है हमें, हमारा पॉपुलेशन लगातार बढ़ते जा रहा है, हेल्थ रिस्क बढ़ते जा रहा है, कोरोना का महामारी तो पता ही होगा, कोविड-19, जो नेचुरल रिसोर्स है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, फार्म लैंड भी है ना वो ख़राब होते जा रहा है, अनफर्टाइल और कम होते जा रहे हैं। तो कुछ ऐसा, मतलब आप 4 साइंटिफिक इनिशिएटिव बताइए जो एरियाज जो गिवन है जिसको हम अप्लाई करके उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आंसर, ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है, ज़्यादा इजी भी नहीं है, ठीक है। आते हैं 11वां क्वेश्चन। हाँ देखो अब क्या है, बिहार कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स, ड्राउट ऑन द रेगुलर बेसिस, व्हाट द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिजास्टर मैनेजमेंट, एक्सप्लेन योर आंसर विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। देखो अब यहाँ पर क्या दे दिया है क्वेश्चन, देखो अब इसमें है ना लफेबाजी आप नहीं मार सकते हो। इसमें क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन विद योर आंसर विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अगर एग्जाम्पल होगा तब लिख सकते हो, नहीं तो जितना है उतना ही लिखो तो नंबर कम मिलेगा। बोल रहा है कि बिहार में जनरली क्या है ना फ्लड आता है और ड्राउट आता है। अब देखो बिहार जो है उसको गंगा नदी जो है ना 20 से डिवाइड करता है, तो ऊपर जो नॉर्दर्न पार्ट है ना उसमें फ्लड हमेशा आता है, जो हिमालय से रिवर आती है, और नीचे वाला जो साउथ बिहार है ना उसमें ड्राउट आता है। तो क्या है कि इसको हम रेगुलर बेसिस हर साल आता है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो आपको समझना होगा पहले बिहार में फ्लड आता है क्यों है, फ्लड आने का कारण। देखो फ्लड जो है ना, एक फ्लड को हम रोक नहीं सकते हैं लेकिन उसे नेचुरल डिजास्टर बनने से हम रोक सकते हैं, राइट। तो क्या है ना कि अगर जो फ्लड का जो पानी है जो नॉर्दर्न बिहार में है उसको हम साउदर्न बिहार की तरफ मोड़ दें, अब कैसे मोड़ेंगे, इंटरलिंकिंग ऑफ वाटर, जो अभी कोसी मेची का चल रहा है ना, वैसे ही जो जैसे नॉर्दर्न बिहार में क्या हुआ, बूढ़ी गंडक हो गया, बागमती हो गया, ये सब क्या है ना फ्लड क्रिएट कर देता है नॉर्दर्न बिहार में, खासकर चंपारण के एरिया में। तो क्या कर सकते हैं हम, इसको हम इंटरलिंक कर दे साउथ बिहार की तरफ, तो वहाँ ऊपर वाले का फ्लड भी खत्म हो जाएगा और नीचे वाले का ड्राउट भी खत्म हो जाएगा। तो इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेथड से हम कैसे डिजास्टर को रोक सकते हैं। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेथड से क्या है ना कि अगर सपोज करो खासकर गंगा इलाके जो नदी सब है उसमें क्या है ना बहुत सारे सिल्टिंग वगैरह ले आके जमा कर देता है, जो कचरा लेके जमा कर देता है, तो उसको हम साफ कर सकते हैं, ठीक है ना। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या हम सैटेलाइट की मदद से हम उसका जो कैपेसिटी है वाटर का स्पीड क्या है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस सब के बारे में हमको लिखना है, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि प्रैक्टिकल एग्जांपल, ऐसे नहीं कि हाँ ऐसे ऐसा हो सकता है, प्रैक्टिकल एग्जांपल देना है। तो एक क्वेश्चन है तो क्या है ना कि ईजी नहीं है, ठीक है ना, एवरेज से टफ लेवल में ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है discuss in detail what role can science and tech play to control the job crisis situation and to sustain the development of a nation due to COVID-19 situation। देखो क्या है, अब COVID-19 आया है तो क्या हुआ है कि जॉब क्राइसिस हुआ है, ठीक है ना। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मदद से इसको कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ना सोचने वाली क्वेश्चन है। जो साइंस एंड टेक का चारों क्वेश्चन हो गया ना, वो डायरेक्ट आपको कोई भी नोट्स पढ़ लो, कोई भी जो मैगजीन वगैरह जो आते हैं, इस नोट्स वगैरह जो आते हैं इंस्टीट्यूट वगैरह का, ये सब मिलेगा नहीं। तो साइंस एंड टेक पोर्शन को हम कहाँ कैसे कर सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन को हम सब जगह से अगर मटेरियल पढ़े हैं, आर्टिकल पढ़े हैं, तो हर जगह से कुछ कुछ पॉइंट उठा के एक ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आपको साइंस एंड टेक का आसान नहीं है, ठीक है ना। तो अगर अब आसान नहीं है तो कितने नंबर आ सकता है। तो अगर सपोज कर लो कि एक क्वेश्चन अगर ठीक ठाक लिखे हो, थोड़ा गंदा से हल्का ऊपर, मतलब एवरेज ठीक ठाक लिखे हो, तो 20 नंबर आपको मिल जाएगा। तो इसमें से 2 करने हैं तो 20 दूना 2, 40 नंबर आपको ऐसे आ गए,
ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 2 के तरफ। सेक्शन 2 में क्या है, सेक्शन 2 में आपको 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें भी आपको कितने, 3 लिखने होंगे, ठीक है। तो अब देखो अब क्या है ना कि सबसे कम नंबर लेके चलो कि सबसे मेरा गंद गया होगा, सबसे गंदा नंबर गया होगा तो 20 नंबर तो दे ही देगा 38 में। अब उतना भी गंदा नहीं, अब ब्लैंक छोड़ के आऊँगा तो नंबर तो मिलेगा नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ अगर सही से पढ़े होंगे, ठीक ठाक पढ़ के गए होंगे, लेकिन पेपर आपके हिसाब से उतना बढ़िया नहीं लिख पाए जिसमें हमको 25 से ऊपर नंबर देते, चलो 20 नंबर ही देता है तीनों में, तो प्लस आपको 60 हो गया। तो कितने हो गए, हमें 8 क्वेश्चन करने हैं ना, तो 8 क्वेश्चन है, तो अगर 20-20 नंबर भी देता है सबसे जो देखो अब पॉलिटी का भी सेक्शन देखो ना, तो पॉलिटी का सेक्शन अगर 64वां का देखे तो उसमें आसान पूछ दिया था, गवर्नर का रोल पूछ दिया था, उसके बाद जुडिशियल रिव्यू एक्टिविज्म के बारे में पूछ दिया था। तो यहाँ पर है ना थोड़ा डायनेमिक क्वेश्चन पूछ दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एवरेज क्वेश्चन है, तो आराम से आप 20 नंबर इसमें स्कोर कर सकते हो। तो हर क्वेश्चन में आप 20-20 नंबर स्कोर करोगे तो आपको कितना बन जाएगा, 160 बन जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर कर दिया होगा, जिसमें 20 से अधिक आ सकता है, 23 आ सकता है, 25 आ सकता है। तो अगर सपोज करो 23 एवरेज लेते हैं तो हमारा बन जाएगा 184, अगर 20 एवरेज लेते हैं तो हमारा बन जाएगा 160, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अगर आप एवरेज गया है, आपका ठीक ठाक गया है, तो आप क्या है ना 170 से 180 के बीच में आराम से इस पेपर में स्कोर कर सकते हैं। पेपर 1 का कल हम डिस्कस किए थे, अगर वो नहीं देखेंगे तो उसको डिस्कस कर लीजिए। पेपर 1 में 150 से 160 170 के बीच में आ गया तो बहुत है आपके लिए। अगर स्टेट सही हो गया तो आपका 170 प्लस कोई नहीं रोकेगा। अगर स्टेट्स गड़बड़ किए हो और जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है तो 150 से 180 के बीच में आ सकता है। और इसमें क्या है कि अगर एवरेज लिखे हो तो 170 से 180 के बीच में आ जाएगा, अगर एवरेज नहीं लिखे हो तो 150 से 170 के बीच में आना है। अगर पूरा कुछ लिखे नहीं हो तो भगवान भरोसे हो, तो उससे कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। तो आज GS 2 का पेपर था, कल छुट्टी है, परसों होगा ऑप्शनल का। तो ऑप्शनल में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे पूछा है। इसे आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपका कोई सुझाव हो या कुछ कमेंट हो, अगर आप मुझसे सहमत नहीं है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर अपना व्यू शेयर कर सकते हैं।